नमस्कार। कर्नाटक भाजपा में जिन लोगों को लग रहा था, खास तौर से जो येदियुरप्पा के विरोधी हैं, उनको लग रहा था कि उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने और उसके बाद विधानसभा चुनाव से उनको बाहर रखने से के बाद उनका कर्नाटक की भाजपा पर असर कम हो जाएगा या पकड़ कम हो जाएगी या उस मेन स्ट्रीम से वो बाहर हो जाएंगे, उन सबको निराशा हुई होगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष का नेता, विधानसभा में विपक्ष के नेता के चुनाव के बाद हुआ ये कि येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र बने प्रदेश अध्यक्ष। तो ये बड़ा स्पष्ट था, पहले से जो है इसके आसार थे। पार्टी लिंगायत समुदाय को नाराज़ नहीं करना चाहती थी और येदियुरप्पा को हटाने के बाद से लिंगायतों में नाराज़गी थी, उसको दूर करना था। और विजयेंद्र जो है संगठन के कामकाज में दक्ष माने जाते हैं, ये बात मैं पहले कह चुका हूँ। लेकिन उनको लेकर नाराज़गी भी है। नाराज़गी के स्वर जो उठ रहे हैं वो उसी समुदाय से, यानी लिंगायत समाज के नेताओं की ओर से। इसमें सबसे मुखर हैं, वैसे तो वो येदियुरप्पा परिवार के ही मुखर विरोधी माने जाते हैं। बसन गौड़ा पाटिल यत्नाल ये लिंगायत हैं और ये अध्यक्ष पद और नेता प्रतिपक्ष दोनों की दौड़ में शामिल थे। लेकिन येदियुरप्पा परिवार का इतना मुखर विरोधी होने के कारण उनको मौका नहीं मिला। और उन्होंने कहा कि आखिर उन्होंने सवाल उठाया कि पार्टी को ये भी सोचना चाहिए कि कहाँ से कितनी सीटें विधानसभा चुनाव में मिली थी। उन्होंने कहा सब कुछ दक्षिण कर्नाटक को दिया जा रहा है, वहाँ से कितनी सीटें मिली थी। और उसके अलावा आप देखिए मंड्या, मैसूरू और चामराजनगर, ये इन इलाकों से बीजेपी को कितनी सीटें मिली। फिर उनकी उपेक्षा क्यों की जा रही जहाँ से ज़्यादा सीटें मिली। वो विधायक दल की बैठक से निकलकर चले गए और ट्वीट किया कि न दैन्यम न पलायनम। उनको जो दो ऑब्जर्वर गए थे केंद्र से, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और दुष्यंत गौतम जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, दोनों ने समझाने की कोशिश की, बातचीत की उनसे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने निकलकर मीडिया में खिलाफ बयान दिया कि सब कुछ जो है विजयेंद्र को इसलिए मिला अध्यक्ष पद कि वो येदियुरप्पा के बेटे हैं और दक्षिण कर्नाटक को जो है ज़्यादा दिया जा रहा है, बाकी कर्नाटक के साथ अन्याय हो रहा है। ये तो उनका यत्नाल का मामला था। उसके अलावा दो और इस रेस में शामिल थे। इस पूरे मामले के समीकरण को समझिए, ये केवल येदियुरप्पा का मामला नहीं है, ये मामला है कर्नाटक भाजपा में पिछले कई सालों से चल रहे बीएस येदियुरप्पा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के बीच के संघर्ष का। दोनों पार्टी को अपनी तरह से चलाना चाहते थे। बीएल संतोष को लग रहा था कि येदियुरप्पा को जितना मिलना चाहिए शायद उससे ज़्यादा मिल गया है। अगर पार्टी पर उनकी पकड़ और कम हो तो पार्टी ज़्यादा बेहतर ढंग से आगे बढ़ सकती है। बीएल संतोष ऐसे लोगों में हैं जो बड़े हार्ड टास्क मास्टर माने जाते हैं और वो ऐसा कोई काम जानबूझकर नहीं कर सकते जो पार्टी के विरोध में हो। लेकिन हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है, ज़रूरी नहीं कि उसकी सोच के मुताबिक जो काम हो वही सही हो। तो बीएल संतोष को लेकर येदियुरप्पा के पूरे खेमे में, उनके समर्थकों में और येदियुरप्पा में लंबे समय से नाराज़गी थी। उनको लगता था कि येदियुरप्पा को लगता था कि उनको कमज़ोर करने के लिए, उनको दबाने के लिए बीएल संतोष को ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति दी जा रही है। और पिछले चुनाव के नतीजे आने के बाद पार्टी हाईकमान को लगा कि अगर चुनना हो कि किसकी चलेगी, बीएल संतोष की या येदियुरप्पा की, तो पार्टी ने चुना कि येदियुरप्पा की चलना पार्टी के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो लिंगायत समाज जो कर्नाटक में सबसे बड़ा जातीय समूह है, उससे आते हैं। पार्टी के संगठन को खड़ा करने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। उसके अलावा मुख्यमंत्री रहे हैं और उनकी पार्टी पर पूरी तरह से पकड़ है। ये बात उन्होंने बार बार साबित की है। जब वो 2013 में छोड़कर गए थे तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी दुर्दशा हो गई थी। तो पार्टी को इस बात का तो एहसास है कि कर्नाटक में अगर कोई नेता है तो वो बीएस येदियुरप्पा है। इसीलिए उनके बेटे को अध्यक्ष भी बनाया गया प्रदेश का और येदियुरप्पा को पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य भी बनाए रखा गया। उनको उस पद से हटाया नहीं गया है।
ये अलग बात है कि उनको विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया, उनको एक तरह से चुनावी राजनीति से रिटायर कर दिया गया है, लेकिन पार्टी पर उनका वर्चस्व बना हुआ है। दो लोग थे, एक सुनील कुमार और दूसरे डॉक्टर अश्वत्थ नारायण। ये दो लोग भी एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन की दौड़ में थे। ये दोनों लोग करीबी माने जाते हैं बीएल संतोष के। दोनों को मौका नहीं मिला। ये संदेश है कि पार्टी हाईकमान किस ओर झुक रहा है, पार्टी हाईकमान की मंशा क्या है। लेकिन सवाल ये है कि जो पार्टी में असंतोष के स्वर उभर रहे हैं और पार्टी में खास तौर से लिंगायत समाज से जो असंतोष के स्वर उभर रहे हैं, उनको कैसे शांत कराया जाएगा। लीडर अपोजिशन के रूप में 17 नवंबर को शुक्रवार को चुनाव हुआ, और चुनाव क्या हुआ, औपचारिक घोषणा हुई। उसमें आर अशोक को लीडर अपोजिशन बनाया गया। वो वोकालिगा समुदाय से आते हैं, लेकिन ये बात इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक मायने में इम्पॉर्टेंट है कि दोनों जो बड़े जातीय समूह हैं, संख्या की दृष्टि से बड़े हैं, लिंगायत और वोकालिगा, दोनों को साधने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन आर अशोक बीएस येदियुरप्पा के बहुत करीबी माने जाते हैं। तो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उनका बेटा, पार्टी में विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता उनका सबसे करीबी। संदेश बड़ा स्पष्ट है कि कर्नाटक भाजपा में बीएस येदियुरप्पा का युग अभी समाप्त नहीं हुआ है, और इस सच्चाई को पार्टी हाईकमान ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने एक तरह से अपने जो है बड़े सिपहसालार बीएल संतोष जो संगठन महामंत्री हैं, उनके कदम पीछे खींच लिए हैं। यानी अब बीएल संतोष की कर्नाटक भाजपा में उस तरह से नहीं चलेगी जैसे पहले चल रही थी। उनका वो प्रभाव नहीं होगा जैसे पहले था। अब येदियुरप्पा जो है एकमात्र नेता के रूप में, एकमात्र स्वर के रूप में, एकमात्र प्रभावी नेता के रूप में उभरे हैं। जो पहले से स्पष्ट था, हाईकमान इसको मानने में थोड़ा आनाकानी कर रहा था शायद, हालांकि उनके महत्व को मानता था और उसको रिकॉग्नाइज भी करता था पार्टी हाईकमान, और उस हिसाब से उनकी मर्जी के मुताबिक काम भी होता था। इसके बावजूद येदियुरप्पा संतुष्ट नहीं थे। उनको संतुष्ट करने की सारी कोशिशें की जा रही हैं। ये तैयारी हो रही है लोकसभा चुनाव से पहले की, कि लिंगायत समाज को पूरी तरह से साध लिया जाए। वोकालिगा समुदाय से लीडर अपोजिशन देकर उनको संदेश दिया गया है। उसके अलावा जेडीएस से समझौता करके, तालमेल करके लोकसभा चुनाव के लिए वोकालिगा समुदाय को एक और संदेश दिया गया है कि हम आपके साथ हैं, हम आपको साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो कर्नाटक की दो बड़ी जातियों, दो बड़े समाज, लिंगायत और वोकालिगा, दोनों को साधने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। और नाराज़गी जो उसका सबसे लोकप्रिय नेता है, जो सबसे बड़े जनाधार वाला नेता है, उसकी नाराज़गी को पूरी तरह से लगभग ख़त्म कर दिया है। अब येदियुरप्पा को मुझे नहीं लगता कि कोई नाराज़गी होगी, कोई शिकायत होगी पार्टी हाईकमान से। वो जो चाहते थे, पार्टी में जिस तरह के परिवर्तन चाहते थे, वो सब कर दिया गया है। हालांकि जब मुख्यमंत्री पद से उनको हटाया गया था, तब उन्हीं की पसंद के जो है बसवराज बोम्मई को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया था। इसके बावजूद येदियुरप्पा खुश नहीं थे उन दिनों। बहुत से कारण थे, उनके बेटे को टिकट नहीं मिल रहा था, टिकट मिलना मुश्किल हो रहा था, आखिर में टिकट मिला। तो पार्टी ने एक तरह से, मतलब ये शब्द कहना पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, पार्टी ने येदियुरप्पा के सामने सरेंडर कर दिया है। या इसको आप पॉजिटिव तरीके से देखना चाहें तो कहेंगे पार्टी ने जिसकी क्षमता जितनी है उसको उस तरह से रिकॉग्नाइज कर लिया है कि जो सबसे क्षमतावान है, जनाधार वाला है, लोकप्रिय है, उसकी पार्टी में चलनी चाहिए। और येदियुरप्पा को के इस गुण को, या कहें इस जो उनकी खूबी है, उसको पहचाना है और उसको एक तरह से पुरस्कृत और सम्मानित किया है पार्टी ने। तो अब बीएल संतोष कर्नाटक भाजपा की राजनीति से उनका दखल कम होगा, उनका प्रभाव और उनका काम अब राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा होगा बजाय कर्नाटक में। तो कर्नाटक में अब जो भी होगा, जो भी चलेगा, कम से कम लोकसभा चुनाव तक ये मानकर चलिए कि बीएस येदियुरप्पा एक तरह से अनक्राउंड किंग हैं कर्नाटक भाजपा के। उनकी मर्जी के बिना कुछ
पत्ता हिलने वाला नहीं है कर्नाटक भाजपा में। तो कर्नाटक भाजपा में येदियुरप्पा का राज इस तरह से इससे पहले कभी स्थापित नहीं हुआ। उनका प्रभाव जरूर था, उनकी चलती जरूर थी, उनकी 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 बातों की मान्यता थी, इसके बावजूद इतना प्रभाव उनका इससे पहले कभी नहीं था जितना अभी है। अब देखिए इसका क्या असर होता है, लोकसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने पर पता चलेगा। तो इस अंक में इतना ही। नमस्कार।